हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंग्लिश मीडियम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं और आपको इसकी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप बस इन क्वेश्चंस को करके जाओगे तो आप आराम से पास भी हो सकते हो और आपका एक डिसेंट स्कोर भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका यूजर नेम है एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम। यानी कि कंटेम्प्रेरी टाइम में कैसे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि हम फॉरेन पॉलिसी कहते किसको हैं। तो आपका जो देश है वो बाकी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशनशिप रखता है, कैसी पॉलिसी बना के रखता है। फॉरेन का मतलब क्या होता है? बाहर का, कुछ 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 विदेशी। तो फॉरेन कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन जैसे होते हैं, वो जो पॉलिसी आप बनाते हो वही आपकी फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। तो सबसे पहले आता है नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले आप अगर देखोगे नॉन अलाइंड मूवमेंट की थी, जो कि ये बताती है कि एक इक्वल डिस्टेंस बना के रखना है। किससे? जो एक टाइम था कोल्ड वॉर का, आपने अगर कभी 12th में पढ़ा हो कोल्ड वॉर, जिसमें क्या था, पूरी दुनिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो यूएसए का था, अमेरिका। ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो यूएसएसआर का था, सोवियत यूनियन का था। अब इन दोनों ब्लॉक्स में से जो लोग दूर थे, जो दोनों से इक्वली डिस्टेंस बना रहे थे, उसको कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली कंट्रीज। तो हाउएवर since the early 1990s India has moved towards building strategic partnerships with the major powers such as US, Russia and more recently Japan and Australia। तो पहले क्या होता था कि इंडिया इन सभी से दूर रहता था, इक्वली डिस्टेंस बनाता था। बट 1990s के बाद से ही हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो यूएसए के साथ भी, रशिया के साथ भी। देखो, फॉर्मरली क्या है, एक सोवियत यूनियन पूरा एक यूनियन था, उसमें रशिया भी एक था। अब क्या है, रशिया इंडिपेंडेंट है, तो सेम ही बात समझ लो। अब जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम अपने पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। तो दीज पार्टनरशिप्स एम टू प्रमोट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इंडिया क्यों पार्टनरशिप कर रहा है? ताकि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सके और अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से भी, जैसे कि कुछ वेपन्स वगैरह खरीदने हो। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। So with economic liberalization in the early 1990s, economic diplomacy has become a cornerstone of India's foreign policy। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की जब भी बात करते हैं तो इंडिया हमेशा से अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखने की बात करता है आजकल। तो इंडिया एक्टिवली सीकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया जो है चाहता है कि दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट करें, एंटरिंग इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो एफटीएज होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, इंडिया ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, इकोनॉमिक बातचीत करना चाहता है, अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स बढ़ाना चाहता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ईस्ट का मतलब है जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं। तो अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया हैज सॉट टू डीपन इट्स एंगेजमेंट विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो इंडिया ने इस पॉलिसी के बाद से अपनी कोशिश करी है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और जो ईस्ट एशिया है उसके साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो दिस पॉलिसी शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। जो एशिया और पैसिफिक रीजन है वहां पे इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। तो इंडिया हैज बीन एक्टिव इन एनहेंसिंग ट्रेड टाइज। इंडिया हमेशा से एक्टिव रहा है ट्रेड वगैरह के पार्टनरशिप्स बनाने में। एंड पार्टिसिपेटिंग इन रीजनल फोरम्स। कुछ रीजनल फोरम्स हैं जैसे कि आसियान है, उसके साथ लगातार इंडिया कोशिश करता है अपने जो बॉन्ड है उसको अच्छा करे। और स्ट्रेंथनिंग डिफेंसेस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द कंट्रीज लाइक वियतनाम, जापान एंड इंडोनेशिया। तो इन सभी के साथ भी इंडिया कोशिश करता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। फिर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो कितना भी ग्लोबल एम्बिशन है, इंडिया हमेशा से कंटिन्यू करता है, प्रायोरिटी देता है अपने नेबरहुड को, क्योंकि उसने एक नेबरहुड पॉलिसी अपना रखी है। इसका मतलब है कि अपने जो नेबर हैं उसके साथ टाइज अच्छे रखो, ताकि आप डेवलपमेंट कर सको, एक दूसरे की मदद करो, असिस्टेंट करो। ठीक है, चाहे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है या पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, खासकर अपने नेबर में। तो हाउएवर द नेबरहुड प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। हालांकि हमारे पड़ोसी इतने अच्छे नहीं है,
कुछ पड़ोसी अच्छे भी हैं तो कुछ ज्यादातर तो चैलेंज ही देते हैं हमें, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हो गए, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हो गया, जैसे कि आप देखोगे पाकिस्तान, चाइना, ये नेपाल, ये हमारे नेबर तो हैं बट ये हमें चैलेंजेस ज्यादा देते हैं, मदद कम करते हैं। मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टी पोलैरिटी, तो देखिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है कंटेम्प्रेरी टाइम में वो ये देखती है, वो ऐसा बताती है कि इंडिया मल्टी अलाइंड है और मल्टी पोलर अप्रोच है इंडिया की, मींस ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ लेकर चलना। सो इंडिया वांट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स पार्टनरशिप्स, इंडिया चाहता है कि हमारी जो पार्टनरशिप्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ हो, अलग अलग डाइवर्सिटी हो, और दिस अप्रोच अलोज इंडिया टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड। जैसे कि आप देखो एक वर्ड है बायपोलर, बायपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है जहां पर पूरे ग्लोब, पूरे धरती पर बस दो पावर्स होंगी, जैसे पहले होता था एक यूएसए एक यूएसएसआर। अब मल्टी पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मल्टी पोलैरिटी जहां पे बहुत सारी सुपर पावर्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो स्ट्रांग होती जा रही हैं, सभी के साथ अच्छे अलायंसेस बना के रखो, ठीक है। इंडिया की यही अप्रोच है। चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स, तो देखो ऑल दो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, चेंज हो रही है, मतलब ग्लोबल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हमारी प्रायोरिटीज बदल रही है, कई चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। रीजनल इंस्टेबिलिटी है, देखो इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड फेसेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारे जो आस पड़ोस है वहाँ पे क्या है कि लगातार वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं हमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, तो डिस्पाइट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बट इंडिया फेसेस कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम आती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को लेकर प्रॉब्लम आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर प्रॉब्लम आती है, जिससे कि इंडिया की जो ये ग्रोथ है थोड़ी सी इसमें रुकावट आती है। द रोल ऑफ इंडिया इन द नॉन अलाइन मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वॉर वो टाइम था, ठीक है, जब हुआ क्या था कि इंडिया जो है वो इन दोनों ब्लॉक से अलग हो गया था, एक ब्लॉक था यूएसए का, एक ब्लॉक था यूएसएसआर का, इसको कहा जाता है ईस्टर्न ब्लॉक, इसको कहा जाता है वेस्टर्न ब्लॉक। इंडिया ने इन दोनों से दूरी बना ली और खुद को रखा नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम के एक ग्रुप में, जिसमें और भी कंट्रीज थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। बेसिकली रफली आप मान के चलो 1945 टू 1991 और 2, ठीक है। सो ये पूरा आपका टाइम पीरियड था। अब देखो नॉन अलाइन मूवमेंट में बहुत सारे लीडर्स थे, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया से, ठीक है, और भी बहुत जगहों के थे, मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे आगे। तो इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉन अलाइन मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, क्योंकि द नॉन अलाइन मूवमेंट वाज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, इसमें ऐसे स्टेट्स या देश थे दैट डिड नॉट फॉर्मली अलाइन, जो किसी के साथ भी फॉर्मली अलाइन नहीं थे, ठीक है, और ना ही वो किसी के अगेंस्ट थे। और आप देखोगे दो ही ब्लॉक थे, मैंने आपको बता दिए हैं, यूएसए और यूएसएसआर वाला ब्लॉक है, सोवियत यूनियन वाला। तो ये मैप है नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज का, जो लोग नॉन अलाइन मूवमेंट में शामिल हुए। तो जो आपको डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सारी कंट्रीज थी जो नॉन अलाइन मूवमेंट में थी। स्काई ब्लू में जो आपको दिख रहा है ये वो कंट्रीज हैं जो इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, एक तरीके से पार्ट ही है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये पूरा आप देखोगे। इसमें एक चीज और नोटिस करो, अगर आप पूरे अर्थ को हाफ कर देते हो यहाँ से, तो ज्यादातर जो नॉन अलाइन मूवमेंट में कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, जो नीचे वाले ग्लोब में आती हैं, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स, सो इंडिया वन ऑफ द फाउंडेशन, आप अगर देखोगे जब इसकी फाउंडेशन हुई थी फाउंडिंग मेंबर में इंडिया भी था, और अलोंग विद और भी कुछ नेता थे जैसे कि जोसेफ ब्रेज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे सुकर्णो थे जो कि इंडोनेशिया से थे, और गमाल अब्दुल नासिर थे जो कि इजिप्ट के थे। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पे इस पूरे मूवमेंट की पॉलिसीज बनाने में और ऑब्जेक्टिव्स बनाने में। आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन ऑफ पीस एंड डिसआर्ममेंट, पीस का मतलब होता है शांति, इंडिया ने हमेशा से बोला है भाई शांति बनाए रखो, पीसफुली बातों को सॉल्व करो। डिसआर्ममेंट का मतलब होता है जितने भी आर्म्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, उन सभी को खत्म करो, ठीक है। इंडिया हमेशा से इस चीज को एडवोकेट करता है कि जो न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं, जो आर्म्स होते हैं,
इनको खत्म करो, एंड करो। डिसआर्ममेंट पे इंडिया विश्वास रखता है, पीसफुल रिजोल्यूशन पे विश्वास रखता है। डायलॉग्स के बाद आप चीजों को सॉल्व करो, लड़ो मत। अपोजिशन टू कलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? आप किसी कमजोर देश के ऊपर कब्जा करके उसके रिसोर्सेज को लूट रहे हो और पूरा उसको अपने अंडर कर रखा है। तो इंडिया ने खुद इस चीज को सहन किया है, तो हम ये कहते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इंडिया सपोर्टेड द डीकोलोनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ मैनी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका हो या और भी कंट्रीज हैं अफ्रीका की और जो एशियन कंट्रीज हैं, उनके डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में, यानी कि जो कोलोनाइजेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल हुआ था, उसमें इंडिया ने सपोर्ट करा है हमेशा। ठीक है। बैलेंस। सो इंडिया ने एक मेंटेन करा अपना बैलेंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ना तो वो ज्यादा फ्रेंडली हुए, ठीक है, ना वो ज्यादा किसी के अगेंस्ट हुए, बिल्कुल एक बैलेंस बनाए रखा। इंडिया सॉट टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंसी बाय अवॉइडिंग इंटेंगलमेंट इन कोल्ड वॉर राइवलरीज। जो कोल्ड वॉर की राइवलरी थी बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थी। इंडिया ने कोशिश करा कि इन दोनों से दूरी बनाए रखूं जितना हो सकता है, एक अपना गैप बना के रखो। साउथ साउथ कोऑपरेशन, जैसा कि मैंने बताया, नॉन अलाइन मूवमेंट में ज्यादातर कंट्रीज जो है वो सदर्न ग्लोब से आ रही थी। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसको साउथ और साउथ का कोऑपरेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया प्रोवाइडेड डेवलपमेंटल असिस्टेंट। जो देखो यही जो कंट्रीज है ना, ये गरीब भी बहुत है बेचारे, सो इंडिया हमेशा से असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, टेक्निकली कोऑपरेट भी करता है। ठीक है, पर्टिकुलरली इन अफ्रीका एंड एशिया टू सपोर्ट देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इंडिया कोशिश करता है कि इन सभी कंट्रीज का डेवलपमेंट हो। डिस्कस इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। तो इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, वो अब आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि कोल्ड वॉर टाइम पे क्या था कि हमारे जो रिलेशंस थे वो ऐसे थे कि एक बैलेंस बना के रखना है, दोनों मतलब दोनों से दूरी रखनी है, यूएसएसआर से भी और यूएसए से भी। अब अब क्या है, फिलहाल इसके रिलेशन समझते हैं। तो देखिए अभी क्या है, 2024 है, तो इसमें मोदी जी हैं पीएम, और यहाँ से क्या है, जो बाइडन है 2024 में। अब क्या रिलेशनशिप है समझते हैं। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन द इंडिया एंड यूएस, ये धीरे 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 इवॉल्व हुए हैं पिछले कुछ डिकेड से। ठीक है, पहले एक बैलेंस वाला रिलेशन था, अब थोड़ा क्लोज है। तो जियो पॉलिटिक्स, बोथ इंडिया एंड यूएस सी ईच अदर एज इम्पोर्टेंट पार्टनर्स। तो यूएस और इंडिया दोनों एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, ताकि एक जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, अब जो पैसिफिक ओशियन है उसमें थोड़ा राइट अमेरिका का, थोड़ा वो इंडिया से भी पास है वो रीजन, और ये वाला एरिया पूरा है। अब यहाँ पे और भी एक दो कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया जिसको कहा जाता है क्वाड। अब इस क्वाड में यूएस है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ से समझो। ये पैसिफिक रीजन है पूरा, ठीक है, ये है यूएसए, इसके यहाँ पे है, ये है जापान, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा हमारा इंडिया। ये चार कंट्रीज हैं, चार को मिलकर क्वाड बनता है, और इसी को क्वाड ग्रुप कहा जाता है। तो ये जो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये क्वाड नाम से ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो डिफेंस रिलेशन बहुत अच्छे हैं इंडिया और यूएस के। हम जो आप कह सकते हो कि बिकमिंग वन ऑफ इंडियाज मेजर डिफेंस सप्लायर, जो है इंडिया को जो सप्लाई मिलती है डिफेंस आर्म वेपन्स वगैरह की, वो यूएसए से भी आती है। बोथ कंट्रीज एंगेज इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो दोनों देशों की आर्मी जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है। इंटेलिजेंस जो है वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भी शेयर करती है। ठीक है, तो अमेरिका हैज ऑल्सो सपोर्टेड इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट सीट। अब देखो, यूएन के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, यूएनएससी कहा जाता है जिसको। अब यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया कोशिश करता है कि वो भी परमानेंट हो जाए, बट चाइना अपनी वीटो पावर का यूज करके क्या कहता है कि परमानेंट नहीं होने दूंगा। तो यूएसए यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है, कि हाँ भाई इंडिया को आना चाहिए। समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं अब हम। इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो इकोनॉमिक रिलेशंस इंडिया अमेरिका के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड होता है दोनों में, और बहुत बिलियन डॉलर्स का ये ट्रेड होता है। बोथ कंट्रीज आर वर्किंग टुवर्ड्स इनहेंसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। दोनों कंट्रीज कोशिश कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी फोरम्स एंड कमर्शियल डायलॉग्स वगैरह चलते रहते हैं इंडिया अमेरिका के बीच में। पीपल टू पीपल टाइज। तो देखो, कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड द इंडियन डिस्पोरा इन द यूएस। अब इंडिया के बहुत लोग हैं जो यूएस जाते हैं काम करने या फिर स्टडी पर्पज से जाते हैं,
तो वहां पे उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए, तो ये दोनों कंट्रीज मेक श्योर करती हैं। द लार्ज एंड इन्फ्लुएंशियल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैज बीन अ ब्रिज प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया यूएस। जो बहुत सारी बड़ी कम्युनिटी है इंडियंस लोग जो वहां पे रह रहे हैं, वो इंडिया अमेरिका के रिलेशंस को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, क्योंकि अमेरिका उन लोगों का ख्याल रखता है, तो इससे इंडिया को भी अच्छा लगता है। स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ऑन रीजनल इश्यूज। तो इंडिया एंड द यूएस शेयर कंसर्न्स अबाउट रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो बहुत सारे कुछ थ्रेट्स होते हैं, जैसे टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, तो जैसे कि आतंकवाद वगैरह है, इन दोनों देशों के बीच में ये एक कॉमन बात रहती है कि भाई हाँ, आतंकवाद एक्सट्रीमिज्म वगैरह को खत्म करना है। तो दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करती हैं कि कैसे इस टेररिज्म को काउंटर करना है। इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे को नॉलेज पास करती रहती है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑपरेशन। सो देखो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, सो इंडिया और यूएस लगातार मीटिंग्स करते हैं, एनर्जी को कैसे आप बचा सकते हो, क्लीन एनर्जी कैसे ला सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज कैसे बनाने हैं। तो यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप इज अ की इनिशिएटिव। ये दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप है, ये जो 2030 तक इनको करना है, एनवायरमेंट से रिलेटेड ये जो एक कोई है ये चीज, ठीक है, कि कैसे कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा देना है, ये इन दोनों के बीच के पार्टनरशिप्स को दिखाता है। डिस्पाइट दीज एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, इंडिया यूएस के बीच में कई चैलेंजेस भी आते रहते हैं, जैसे इंडिया रशिया के भी क्लोज है और रशिया यूएस का दुश्मन है, तो इसकी वजह से यूएसए और इंडिया के बीच में थोड़ी खटास भी आ जाती है, ठीक है। ईरान के भी क्लोज है इंडिया। Critically analyze India-China relations with special reference to the increasing confrontation in recent years। भारत और चाइना के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, खासकर जो कुछ बॉर्डर इश्यूज वगैरह हुए हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं विद एग्जांपल्स। तो इंडिया चाइना रिलेशंस हैव सीन अ मिक्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कन्फ्रंटेशन। पहले क्या होता था, हमारा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलता था, हम भाई भाई थे, ठीक है, मतलब रिलेशन अच्छे थे। बट हुआ क्या, 1962 आया, उसने हम पे अटैक कर दिया, उस दिन से हमारा वो दुश्मन है, ठीक है। अब पिछले कुछ ईयर से लगातार ये अटैक हुए हैं। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेस ऑफ टेंशन। जो सबसे बड़ा टेंशन का मुद्दा है वो यही है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, खासकर जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज हैं, लद्दाख का एरिया है ना, वहां पे डिस्प्यूट ज्यादा है। तो डिस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स, कितनी बातें हो गई, कितने मेजर्स ले लिए गए, पर ये लगातार एक सॉल्यूशन नहीं आ पाया अभी तक। सो लीडिंग टू ओकेजनल, लगातार आर्मी एक दूसरे के सामने आ जाती है, क्लैश हो जाते हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, एलएसी के पास बहुत बारी लड़ाई झगड़ा हो जाता है दोनों आर्मीज का। देखिए ये आपके पीछे मैप दिख रहा है आपको। अब ये जो एरिया है अरुणाचल वाला, सिक्किम वाला और लद्दाख के साइड वाला, जिसको अक्साई चीन का नाम दिया है चाइना ने, ये उस पर क्लेम करता है, क्लेम क्या, वो अपना है, भारत कहता है हमारा है, और ये वाला भारत का अपना है तो चाइना कहता है हमारा है। तो ये बॉर्डर इश्यूज हैं खासकर जो मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक राइवलरी। तो देखो इंडिया और चाइना दोनों एमर्ज हो रहे हैं अपने अपने एरियाज में, एशिया के ही हैं दोनों और एक दूसरे से भाई जलते भी हैं। तो होता क्या है, इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएस। अब इंडिया यूएस के क्लोज जा रहा है तो इससे चाइना को डर लगता है, और इंडिया क्वाड का भी मेंबर है तो इससे भी चाइना डरता है। होता क्या है कि इससे चाइना बहुत नजर रखता है बारीकी से, विच सीज इट इज एन अटेम्प्ट टू कर्ब इट्स राइज। और वो ये समझता है चाइना, भारत जो है, जो इंडिया है, वो हमारा राइज नहीं होने देना चाहता इस एरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में। इकोनॉमिक कंपटीशन। तो देखो ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट रहा है इंडिया चाइना रिलेशंस का। आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें इंडिया चाइना का है, बस थोड़ा सा मतलब इम्बैलेंस भी है, इम्बैलेंस थोड़ा ज़्यादा है। देखो कैसे है, इंडिया में चाइना का माल ज़्यादा आता है, चाइना में इंडिया का माल कम जाता है। चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है। हमारे मार्केट में हम कहते हैं ना कि भाई चाइना का जो माल है उसको मत खरीदो, वो पूरी तरीके से बहिष्कार करो उसका। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब इंडिया की आइडियोलॉजी अलग है, इंडिया है भाई डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी। चाइना के अंदर क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, वो कोई फ्रीडम नहीं देते, वहां पे कोई डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं, अथॉरिटेरियन सिस्टम चलता है, इतनी ज्यादा सेंसरशिप है। तो दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ कभी उतने ज्यादा क्लोज रिलेशन बना ही नहीं पाए।
नेशनलिज्म एंड पब्लिक परसेप्शन। तो नेशनलिज्म थोड़ा ना, क्या पब्लिक के सेंटिमेंट्स जो है ना बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। अब मीडिया क्या करती है, सबसे ज्यादा सेंटिमेंट्स भड़काने का काम करती है। इंडिया की मीडिया दिखाएगी चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो लोगों के अंदर गुस्सा भर जाएगा कि हाँ भाई चाइना के ऐसे तैसे कर दो, बहुत बड़ा दुश्मन है। चाइना की मीडिया दिखाएगी कि इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन है, तो वहां के लोगों में इंडिया के लिए गुस्सा आ जाएगा। मीडिया का नैरेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे रिलेशंस रखोगे। ग्लोबल एम्बिशंस एंड पावर डायनेमिक्स। तो दोनों कंट्रीज की एस्पिरेशन है, चाहत है कि दुनिया पे हमारा एक इन्फ्लुएंस हो, मार्केट में, रिसोर्सेज के मामले में, और ये चलता रहता है कंपटीशन दोनों के बीच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान इज अ मेजर चैलेंज इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस टू डिस्कस। डिस्कस करना है कि कैसे जो बॉर्डर पार करके जो ये टेररिज्म होता है पाकिस्तान की तरफ से, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। वरना हम बहुत अच्छे दोस्त होते, हम एक ही भाई, धरती तो एक ही है, इंडिया की है, वहीं से पाकिस्तान निकला है। बट जो इन्होंने ये गंदी हरकतें करी हैं आतंकवाद वाली, ये बहुत खराब है। इसी की वजह से सारे रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के। ये जो टेररिज्म है, जो हमारे आम बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, समझते हैं क्या है इसमें। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, सबसे पहले थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखेंगे इसका। द रूट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत पहले से है। 1947 से इन्होंने आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया था भाई, जम्मू कश्मीर रीजन में सबसे ज्यादा। कश्मीर के लिए तो ये पागल थे। ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो आईएसआई जिसको कहा जाता है, वो लगातार सपोर्ट करती है, फंडिंग करती है, मिलिट्री सपोर्ट देती है कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ आतंकवादी ग्रुप्स को। और इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं सुन लो। ये ग्रुप हैं लश्कर ए तैयबा LET, जैश ए मोहम्मद JEM, मुजाहिदीन हिजबुल मुजाहिदीन। ये दो तीन ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान की ISI एजेंसी जो है वो पूरी फंडिंग करती है, फाइनेंशियली, मिलिट्री सपोर्ट जितना हो सकता है देती है। इनको भड़काकर अटैक्स करवाए जाते हैं इंडिया के ऊपर। स्ट्रेटेजिक आइडियाज, अब इसको समझते हैं। For Pakistan, supporting these terrorist groups serve several strategic objectives. पाकिस्तान क्यों इन टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करता है, उसके पीछे के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इससे पाकिस्तान क्या है कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीर का मुद्दा है, पाकिस्तान चाहता है ना कि वो हमारा हो जाए, ये मुद्दा अलाइव रहता है। और इंटरनेशनल स्टेज पर ये मुद्दा चमकता रहता है बार बार कि हाँ पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए वहां पे ये किया वो किया। तो इससे क्या है, एक लो कोस्ट, आप देखोगे एक प्रॉपर वॉर लड़ने जाएगा पाकिस्तान तो लुट जाएगा, वैसे ही गरीबी में वो पागल है, उनका आटा गीला हो जाएगा। और वॉर तो सीधी नहीं कर सकते। अब ये क्या करते हैं इनके लिए, भाई आर्मी में अगर लोग मारे जाएंगे तो नुकसान होगा। आतंकवादियों को तो भड़का दिया जाता है कि आप जन्नत में जाओगे सीधा, यहाँ पे जाके अटैक कर दो। तो वो क्या करते हैं, बिना जान की परवाह खुद को कुर्बान कर देते हैं। तो इससे क्या है, इनका पैसा बच जाता है आर्मी वालों का कि भाई लोग भी मर गए, अपना काम भी हो गया, पैसा भी बच गया। तो ब्रेन वॉश किया जाता है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, अब इसका क्या असर पड़ता है हमारे रिलेशंस में। भाई ऑब्वियसली अगर आप हम पे अटैक करवा रहे हो तो हम दोस्ती तो करेंगे नहीं, भरोसा उठेगा सबसे पहले। सो कोई भी हम ऐसा मीनिंगफुल रिजोल्यूशन डायलॉग नहीं कर पाते पाकिस्तान के साथ, भरोसा उठ चुका है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, अगर आप देखोगे पाकिस्तान लगातार सपोर्ट करता है टेररिज्म को, जिससे हमारे डिप्लोमेटिक इश्यूज आते हैं। इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं वो ज़्यादा नहीं कांटेक्ट करते वहाँ पे, ना पाकिस्तान के यहाँ पे आते हैं ज़्यादा। तो ये क्योंकि पाकिस्तान अपनी सॉइल से, अपनी मिट्टी से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पालता पोसता है, तो यही सबसे बड़ा रीजन है। एस्केलेशन रिस्क देखो, कई हाई प्रोफाइल टेररिस्ट अटैक हुए हैं, सच एज 2008 वाला मुंबई अटैक, आप सभी को याद होगा, ताज होटल 2008 मुंबई का अटैक, ये लश्कर ए तैयबा ने करवाया था। और इसमें क्या है, हैव द पोटेंशियल टू एस्केलेट टेंशंस एंड ट्रिगर अ मिलिट्री रिस्पांस पोजिंग अ परसिस्टेंट थ्रेट टू रीजनल स्टेबिलिटी। इससे बड़ा अटैक, अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं, तो इससे कभी भी हमारी वॉर हो सकती है, इससे रिस्क बढ़ता है हमेशा वॉर होने का। With changing time, there has been a big change in India Russia relations. अब हम आते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे, देखते हैं क्या है इसमें। व्लादिमीर पुतिन लेफ्ट साइड में है, नरेंद्र मोदी जी, दोनों बहुत पक्के दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंडिया रशिया बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लोज पार्टनरशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी।
तो इंडिया रशिया रिलेशंस हैव अ रिच हिस्ट्री, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी हिस्ट्री है। कोल्ड वॉर से लेकर हम हमेशा ही रशिया के साथ रहे हैं। दोनों को बीच में ट्रस्ट है, कॉपरेशन है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया आपको पता है नॉन अलाइन मूवमेंट में था, बट फिर भी छुपे तौर पर रशिया के साथ था इंडिया, ठीक है। सोवियत ब्लॉक का कहीं ना कहीं सपोर्टर था इंडिया। तो द सोवियत यूनियन सपोर्टेड, सोवियत यूनियन ने भी बहुत सपोर्ट किया इंडिया को अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पे, खासकर जो हमारा कश्मीर वाला टॉपिक है ना, वहां भी सोवियत यूनियन ने हमें सपोर्ट करा था। और अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन 1991 में खत्म हो जाता है, तो इंडिया रशिया फिर थोड़े से और भी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और कई हमारे कोऑपरेशन के एरियाज रहे हैं, जैसे डिफेंस एरिया हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो गया। हर साल इंडिया रशिया के बाइलेटरल समिट्स भी होते हैं, मीटिंग भी होती हैं, जहाँ पे दोनों कंट्रीज के लीडर आते हैं और बाइलेटरल रिलेशंस को और ज्यादा अच्छे करते हैं। अब है डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। तो रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। इंडिया को सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई देता है तो वो रशिया है। इंडिया रशिया हैव आल्सो कोलैबोरेटेड ऑन द डेवलपमेंटल एंड प्रोडक्शन ऑफ एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर इंक्लूडिंग द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, ये भी हमें रशिया से मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो कितना भी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, इकोनॉमिक रिलेशन अभी भी उतने ज्यादा नहीं पहुंचे हैं जितनी फुली पोटेंशियल होनी चाहिए थी। बोथ कंट्रीज आर वर्किंग टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड, कोशिश कर रही हैं। तो अभी भी स्कोप है कोऑपरेशन का, जैसे कि एनर्जी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, एरियाज में अभी भी ट्रेड वगैरह हो सकता है। रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज, तो इंडिया और रशिया हमेशा से ही एक जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, अफगानिस्तान का कोई टॉपिक है, ठीक है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स करने हैं, ये सब मुद्दे हैं। तो इस पे इंडिया और रशिया की एक कॉमन आइडियोलॉजीज रहती हैं। बोथ कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ मैनी इंटरनेशनल फोरम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे ये मिलकर काम करते हैं, ठीक है, चैलेंजेस को फेस करते हैं। इवेल्युएट इंडियाज रोल एज एन एमर्जिंग पावर इन दी करंट मल्टीपोलर वर्ल्ड। आज की इस दुनिया में इंडिया कैसे एक मल्टी पावर बन रहा है, क्या। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें ग्रोथ एंड पोटेंशियल, सो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं इंडिया बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी यंग वर्क फोर्स है, हमारे यहाँ पे युवा बहुत ज़्यादा हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम बहुत जल्दी और ज़्यादा ग्रोथ अच्छी करेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सो इंडिया इज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हर कंट्री चाहती है हमारे देश में इन्वेस्ट करना। इट इज़ बिल्डिंग क्लोजर इकोनॉमिक टाइज विद डिफरेंट कंट्रीज, हमारे कई कंट्रीज के साथ अच्छे पार्टनरशिप हैं, ठीक है, कई फॉरम्स में हैं, हम कई ग्रुप्स में हैं। और क्या है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, तो जियो पोलिटिकल पोजिशन अगर हम देखें इंडिया की, सो लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया जो है उसके बिल्कुल इंटरसेक्शन पर आता है इंडिया, और सेंट्रल एशिया के बिल्कुल पास है। एंड द इंडियन ओशियन, ये भी हमारे बिल्कुल सबसे ज़्यादा एरिया में इंडियन ओशियन जो है, नाम से ही पता चल रहा है इंडियन ओशियन, क्योंकि हमारा इंडिया ही सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है। तो इससे इसकी जो एक डायरेक्शन है, जो इसकी एक पोजीशन है, वो भी बहुत अच्छी है। न्यूक्लियर एनर्जी, आपको पता है इंडिया एक न्यूक्लियर एनर्जी है, मतलब एनर्जी है इंडिया के पास, एक अपने खुद के न्यूक्लियर हथियार है, वेपन्स हैं। सॉफ्ट पावर की बात करें तो इंडिया का जो रिच कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो बॉलीवुड है, जो इंडिया का खान पान है, ठीक है, और वो सब आपको दिखता है पूरे दुनिया भर में, उसकी असर मतलब जाते हुए दिखती है। सो इंडिया, जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, विच इज एक्सटेंसिव एंड इन्फ्लुएंशियल, ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस अराउंड द वर्ल्ड। भारत के लोग कई देशों में आपको मिल जाएंगे काम करते हुए, वहाँ की कंपनीज को आगे बढ़ाते हुए। इसी से पता चलता है इंडिया कितना पावरफुल है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस, तो इंडिया एक्टिवली अपनी डिप्लोमेटिक रीच को बढ़ा रहा है, पार्टनरशिप्स बना रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंडिया ब्रिक्स के अंदर भी है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका है, और G20 का भी मेंबर है इंडिया। इससे पता चलता है कि ग्लोबली इंडिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस एंड कंस्ट्रेंट्स, सो कितना भी इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस आज भी फेस कर रहा है। पॉवर्टी हो गई, गरीबी, इनक्वालिटी हो गई,
ठीक है, कास्ट सिस्टम वगैरह है अभी भी कहीं ना कहीं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था वो उतना ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ और भी रीजनल टेंशंस है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं इंडिया को जो फेस करने पड़ते हैं, तो ये कभी कभी दिक्कत देते हैं। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, सो इंडिया मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में हमेशा पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है। मल्टीलैटरल का मतलब है जहां बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। तो इट हैज आल्सो बीन इन्वॉल्व इन इनिशिएटिव सच एज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल जो ग्रुप्स बनते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड जो कुछ समिट्स वगैरह होती हैं, इंडिया वहां पर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। Next question is describe describe the trade prospects between India and the European Union with suitable examples. Examples भी देने हैं आपको, तो आइए समझते हैं। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों के बीच में रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसा है इनके बीच का रिलेशन। बाइलेटरल ट्रेड होता है, सो देयर इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन है वो इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है, और इंडिया इज वन ऑफ द यूरोपियन यूनियन टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, दोनों एक दूसरे की लिस्ट में टॉप पर हैं। तो बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, बहुत अच्छे से। मेजर सेक्टर्स जो है ट्रेड के और जो जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के, वो है ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर। इस सारे एरियाज में इनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ है। फॉर एग्जांपल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपोर्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर जेनरिक ड्रग्स। जो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बहुत बड़े नंबर में ड्रग्स वगैरह एक्सपोर्ट करती हैं यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन जो है एक्सपोर्ट करता है अपने वहां का ऑटोमोबाइल, गाड़ियां वगैरह और मशीनरी वगैरह इंडिया को। Investment flows, so apart from the trade there are considerable investment flows between the India and EU, क्योंकि यूरोपियन कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में आके, ऑटोमोटिव सेक्टर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। सिमिलरली इंडियन कंपनीज जो है वो भी इन्वेस्ट करती हैं यूरोप में, स्पेशली इन दिस सेक्टर सच एज आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट भी चलता है। नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट, सो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, ये दोनों के बीच में नेगोशिएशंस भी चलते रहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, ठीक है। नेगोशिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिंस 2007 से लेकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। और इफ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड द एफटीए कोड सिग्निफिकेंटली बूस्ट ट्रेड बिटवीन द टू। देखो, एफटीए को लेकर तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि भाई टैक्स हटा दो एक दूसरे के वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये अभी बात चल रही है, सॉरी अभी हुआ नहीं है। अगर ये हो जाता है ना तो और ज्यादा ट्रेड वगैरह ग्रो करेगा, बूस्ट हो जाएगा। पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन, तो दोनों इंडिया और यूरोपियन यूनियन रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग देयर इकोनॉमिक टाइज। दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं हैव बीन टेकन विद द एम ऑफ इनहेंसिंग कोऑपरेशन सच एज द इंडिया ईयू हाई लेवल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या एक प्लेटफॉर्म मिलता है ट्रेड रिलेटेड मुद्दों को रखने का। क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज रोल इन G20। G20 में इंडिया का क्या रोल है? आपको पता है G20 क्या है? जितने भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सबका एक मिक्सअप है, जिसमें अमेरिका भी मिलेगा, रशिया भी मिलेगा, बहुत कंट्रीज मिलेंगी आपको। इंडिया जैसे देश का क्या रोल है जो अभी डेवलप कर रहा है अपने आप को, तो समझते हैं। G20 आपको पता है 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था G20 समिट को। आप भूल कैसे सकते हैं, इतने सारे लीडर्स आए थे इंडिया में। ये उसका लोगो था जो आपके पीछे नजर आ रहा है, जो आपको कई जगह देखने को मिला होगा, बस स्टैंड पर, मेट्रो स्टेशन पर, कई जगह। तो G20 का जो समिट हुआ था, ठीक है, अब इंडिया में हुआ था, मींस इंडिया कुछ तो है भाई। एमर्जिंग इकोनॉमी रिप्रेजेंटेशन, सो इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमीज, आज की डेट में जो इकोनॉमीज एमर्ज कर रही है ना उसमें इंडिया सबसे ऊपर है। और इट प्रेजेंस इंश्योर्स दैट द, इंडिया की प्रेजेंस ये इंश्योर करती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनको भी G20 में कुछ समझा जाता है। जब भी इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज की भी वैल्यू है। ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो इंडिया की जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और जो यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा प्लेयर बनाती है इंडिया को, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन नंबर 1 है दुनिया में। तो इट एक्सपीरियंसेस विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स फॉर शेपिंग G20 पॉलिसीज।
क्योंकि इंडिया कई तरीके की प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यही सारी बातें G20 में भी डिस्कस होती हैं। तो एक ये सारे एक इंसाइट मिल जाता है। ब्रिजिंग द नॉर्थ साउथ डिवाइड, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्लोब है, जो नॉर्थ है और जो साउथ है, नॉर्थ वाले मोस्टली कंट्रीज अमीर हैं, डेवलप्ड हैं, साउथ में डेवलपिंग नेशंस है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इंडिया इनके बीच में ब्रिज का काम करता है, क्योंकि इंडिया छोटी कंट्रीज के इश्यूज को उठाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, पॉवर्टी वगैरह है, इसको इंडिया उठाता है इन मुद्दों को G20 में। जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स, इंडिया ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये भी एक डायमेंशन ऐड करता है G20 में इंडिया के रोल का। जैसे कि आप देखोगे एज टेंशंस राइज बिटवीन मेजर पावर लाइक द यूएस, चाइना, रशिया, इंडियाज स्टांस ऑन वेरियस ग्लोबल इश्यूज कुड इम्पैक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आप देखोगे अगर कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर हो जाती है, मान लो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, अब इंडिया ने कॉल करी थी मोदी जी ने पुतिन को, ठीक है, तो कुछ तो असर हुआ। आप ये समझ के चलो कि इंडिया अगर वहां पे कुछ बात रखता है तो एटलीस्ट कोई पूछता है ना इंडिया से। इंडिया अगर किसी के मैटर को सॉल्व कराने जाता है, वो मैटर सॉल्व हो जाता है। तो इससे पता चलता है इंडिया की क्या वैल्यू है। पॉलिसी एडवोकेसी, so India advocates reforms of global financial institutions such as IMF and the World Bank to better reflect the changing economic landscape। इंडिया चाहता है कि ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, द वर्ल्ड बैंक है, इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि ये और अच्छे से काम करे। इट एम्फसाइज ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी आवाज रखी जाए, विद द गोल ऑफ मेकिंग दिस इंस्टीट्यूशंस मोर इंक्लूसिव, ताकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये और ज्यादा इंक्लूसिव हो सके, लोग और ज्यादा जुड़े यहाँ पे आके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, सो इंडिया एनर्जी नीड्स एंड इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेक इट अ की प्लेयर। इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी, इस टॉपिक पे काम करें। हमारे एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप देखोगे इंडिया में कितनी ज़्यादा ई व्हीकल्स चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक बस, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, और भी बहुत कुछ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हर जगह हर सेक्टर पे इंडिया काम कर रहा है। bilateral and regional interests, India often pursues its bilateral and regional interest along with its participation in the G20। G20 के साथ साथ कई देशों के साथ इंडिया के अपने बायलैटरल रिलेशंस भी अच्छे हैं। तो ये भी इंडिया को एक G20 में अच्छा देश बनाता है कि इसके भाई बायलैटरल रिलेशंस भी अच्छे हैं सबसे। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज बिटवीन इट्स डोमेस्टिक एजेंडा and global commitment can sometimes undermine its effectiveness in building consensus with the group। कभी कभी क्या होता है, ग्रुप में मेजोरिटी नहीं बन पाती या एक सहमति नहीं बन पाती, क्योंकि कुछ हमारे डोमेस्टिक मुद्दे भी तो होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हमारे डोमेस्टिक मुद्दों को हर कोई मान ले। तो यहाँ पे कभी कभी दिक्कत भी आ जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट्स में, और वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।